नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, यानी कि आधुनिकीकरण का युग। बेसिक चीज़ें हैं इसमें, किस तरीके से आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, ये जो प्रारंभ होता है उसकी जानकारी, कहाँ से फैक्ट्रीज सबसे पहले आती है उसकी जानकारी, और बेसिक जो चीज़ें हैं पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जो ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, इंडिया से बाहर की पढ़ेंगे और इंडिया के अंदर की पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं इंडिया की जो है बात वो क्लियर कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और आने के बाद में 1608 में अपनी कंपनी स्टेबल करती है। ठीक है, जहांगीर का ये समय है और जहांगीर के समय पर वो लोग विक्टोरिया से परमिशन एक चार्टर लेके आते हैं और चार्टर में ये लिखा होता है कि ईस्ट की तरफ हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये तो चलो ठीक है, व्यापार की कहानी हो गई है, लेकिन व्यापार करने से ज़्यादा जरूरी है कि व्यापार किस चीज़ का करें। तो यहाँ पर फेमस थे सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें थी, ये यहाँ से बाहर जाती थी। और दूसरा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे कंपनी स्टेबल करने लगी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेनली था। हम बात करते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ है, जिसके आधुनिकीकरण का जो क्रांति हुई है, उससे पहले क्या होता है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रेफर टू द फेज विथ एक्साइटेड इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन इन इंग्लैंड एंड यूरोप। जो इंग्लैंड और यूरोप जो है वहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभ होता है। देयर वॉज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। बहुत ही बड़ा व्यापक रूप से जो था व्यापार था इंग्लैंड का और यूरोप का, और इस व्यापार में जो व्यापार होता था, बिजनेस जो होता था, वो सारा इंडस्ट्रियल बेस्ड नहीं था, यानी कि जो फैक्ट्रीज था उस पर बेस्ड नहीं था। नॉर्मल व्यापार था, जो लोग हाथों से जो चीज़ें बनाते थे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, वही बाजार में सेलिंग की जाती थी, मार्केट में सेलिंग की जाती थी। In the 17th and 18th century, merchants from Europe moved to the countryside, supplying money to peasants and artisans and requesting them to produce from an international market. जो मर्चेंट हैं, जो नेविगेटर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि जो मार्ग हैं 14th सेंचुरी से ही क्या हो जाता है, समुद्री मार्गों की खोजें स्टार्ट हो जाती है। सिल्क, उससे पहले सिल्क रूट से जो व्यापार है वो किया जाता था, बिजनेस जो किया जाता था, लेकिन समुद्री मार्ग जो थे वो सी रूट जो है उनकी खोज हो जाती है और उनकी खोज होने के साथ में ही यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जो मर्चेंट हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं और जाने के साथ में क्या करते हैं, ये कि लोग बागों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपका जो सामान है जो एक कंट्री के भीतर ही रह गया है वो उस कंट्री से बाहर निकालें और इंटरनेशनल मार्केट में आपको क्या करना है, पूरा इसको सेलिंग करनी है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर, है ना। इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रोड्यूस को क्या करें कि रिक्वेस्ट किए पहले पेजेंट से, फार्मर्स से, आर्टिसंस से, इन सब लोगों से कि आपको सामान जो है वहाँ पे सेंड करना है, यानी कि भेजना है। मर्चेंट वर restrict from expanding their productions within towns because rulers guaranteed different guild the monopoly right to produce and trade in specific products। जो मर्चेंट्स थे, कुछ मर्चेंट्स ऐसे थे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, यानी कि कुछ नियम बनाए हुए थे कि आपको जो ये सामान है ये हमें ही देना है, ये सामान जो है दूसरी जगह ही जाएगा, ये फिक्स जगह कर रखी थी। तो ये इनकी मोनोपोली थी कि ये इसका सामान जो है यहाँ से खरीदना है मुझे और यहाँ से 100 रुपये में खरीदना है और मार्केट में 300 रुपये में आगे वापस सेल करना है। In the countryside, poor peasants and artisans urgently agreed so that they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. The proto-industrialization system was thus part of a network from commercial exchange controlled by merchant। धीरे धीरे क्या होने लगा कि इन लोगों को प्रोत्साहित तो करने लगा, जो पुअर पीजेंट्स थे उनको कहने तो लगे, और साथ में ही जो आर्टिसंस थे इन सब लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया गया, जिनसे इसको बेसब्री से इन सब लोगों ने अपना जो प्रोडक्शंस था, क्योंकि रेट अच्छी मिल रही थी, लगातार सामान सेल हो रहा था, इसलिए वो दूसरी कंट्रियों से और मर्चेंट जो थे उनको सामान लगातार बेचने लगे, उनको सेलिंग करने लगे। जिससे क्या होने लग गया, जो जितना भी कॉमर्स का जो है छोटे छोटे जो उद्योगपति थे, छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे, उन लोगों ने भी अपना प्रोडक्शंस बाहर भेजने लगे। इस चीज़ से क्या होने लगा, जो नेटवर्क था, ट्रेड का जो नेटवर्क था, जो एक सिर्फ कंट्री के अंडर में था, वो ट्रेड का नेटवर्क अब कहाँ जाने लग गया, बाहर जाने लग गया, कंट्री के आउटसाइड जाने लग गया। ठीक, ये तो हो गई छोटी सी क्या सिचुएशंस थी उस समय, ये देखते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो कंपनी है वो कंपनी भारत में, ये जो वर्ल्ड में है, ये आती है ना। द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, जो कंपनी है वो किस तरीके से आती है। इन द 1730s the earliest factories in England were set up, but only in the late 18th century the number of the factories multiplied. Cotton was the first symbol of the new era and its productions boomed in the late 19th century। क्या होता है कि इस समय पर जो सबसे स्टार्टिंग कंपनी की जो होता है 1730s के आसपास होती है,
और इस समय जो कंपनी इंग्लैंड में शुरू होती है और इंग्लैंड में सेटअप होती है और 18th सेंचुरी में लगातार जो फैक्ट्रीज हैं वो बढ़ती रहती है, उनकी संख्याएं बढ़ती रहती है। और किन कंपनियों की सबसे स्टार्टिंग में बढ़ने लगी थी, तो वो बढ़ने लगी थी कॉटन की फैक्ट्रीज। कॉटन की फैक्ट्रियों में लगातार चीजें जो है बढ़ने लगी, और वो कॉटन की से रिचर्ड आर्कराइट क्रिएट द कॉटन मिल्स। रिचर्ड आर्कराइट जो है उसने क्या किया, एक कॉटन मिल स्टेबल की सबसे पहले, और वेयर कॉस्टली मशीन्स वर सेट अप, क्योंकि उस समय में जो इंडस्ट्री थी नई नई आई थी, इसलिए ये सारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, पैसों में बहुत ज़्यादा महंगी थी। कम संख्याएं कम थी, बढ़ तो रही थी लगातार, लेकिन जो संख्याएं हैं वो लगातार कम थी। एंड ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। जो रिचर्ड ने जो कंपनी स्टेबल की है, उस कंपनी को क्या किया है कि ये एक ही रूफटॉप के नीचे, यानी कि एक ही छत के नीचे उसको बनाया गया, और उसी के नीचे मैनेजमेंट भी वहीं होता था, और साथ में जितने भी कार्यक्रम उसमें होते थे, जितने भी प्रोडक्शंस वहाँ पे करने हैं, जितनी भी सेलिंग करनी है, जो भी मैनेजमेंट करना है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो सभी एक ही छत के नीचे होता था, वहीं सारा काम होता था, कहीं और दूसरी जगह नहीं होता था। तो ये तो क्या है, पहली कंपनी रिचर्ड आर्कराइट ने, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कंपनी स्टेबल करता है। कंपनी स्टेबल करने के बाद में दूसरा, द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल चेंजेस। जो फेज है एक किस प्रकार से है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एक गति आई है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो किस तरीके से उसमें जो बाधक चीजें हैं वो रही है, और किस तरीके से हम देखते हैं कि द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक और कहां गया, ये फोर्थ। चार चीजों से समझेंगे कि जो कंपनी आई है उसमें किस तरीके की दिक्कतें जो है वो लगातार हमें फेस करनी पड़ी है, या किसी जो लोग थे स्टार्टिंग वाले उनको फेस करनी पड़ी है। इन ब्रिटेन द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज वर कॉटन एंड मेटल्स। कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s, फॉलोड बाय द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। प्रारंभ में सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉटन की फैक्ट्री स्टेबल होती है। अब कॉटन की फैक्ट्री स्टेबल होगी, यानी कि एक फैक्ट्री स्टेबल तो हो गई है, लेकिन एक फैक्ट्री में कंपोनेंट क्या चाहिए, मशीनें चाहिए, चाहे किसी भी तरह की मशीनें हो, लेकिन मशीनें चाहिए होती है। अब क्या होता है कि एक नाम हो रहा है, एक तो कॉटन मिल का नाम आ गया यहाँ पे, और दूसरा आ गया मेटल्स की जो फैक्ट्री है, जैसे स्टील्स हो गया, आयरन हो गया, इन सब चीजें। तो देखिए, जो कंपनी बनती है वो कंपनी बनती है किसी न किसी प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट सारे कितने कंपनी के कौन से थे, लोहे के थे या किसी ने स्टील के थे। इसलिए धीरे धीरे कंपनियां बढ़ रही है तो कंपोनेंट यूज होने लगे, और कंपोनेंट किसके बने हुए हैं, तो वो आयरन के और स्टील्स के बने हुए हैं। इसलिए यही कारण है कि जो कॉटन के बाद में सबसे बड़ा लीडिंग जो हुई है वो हुई है स्टील और आयरन फैक्ट्रीज की, और एक समय में ऐसा आएगा जब स्टील और आयरन जो फैक्ट्रीज है वो लगातार आगे बढ़ जाएगी, उसको बूस्ट कर देगी, है ना। अब सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड में क्या होता है कि द न्यू, अब चेंजेस क्या है, ये तो चलो ठीक है प्लस पॉइंट हो गया, लगातार बढ़ती रहती है। द न इंडस्ट्रियल फाउंड तो डिफिकल्ट टू द न्यू इंडस्ट्रीज फाउंड द डिफिकल्ट टू डिस्पैच ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये तरीका अभी अभी आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी अभी आया है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है पहले वाला, उस तरीकों को एकदम से खत्म करना, यानी कि उनको रिप्लेस करना, है ना। और यही थर्ड पॉइंट में भी फिर यही बात आएगी कि सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि वो सारी चीजें बंद करना एकदम से इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी एकदम इतनी नहीं थी, नई कंपनियां थी, 2-3 कंपनियां थी, 4 कंपनियां थी। तो वो जो पहले वाला तरीका था, जो ट्रेडिशनल तरीका था, वो मार्केट से जो हटाने की चीज थी वो नहीं हट पाई एकदम से, है ना। और थर्ड में द पेस ऑफ चेंजेस इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय द स्टीम पावर। भले आप स्टीम पावर्स का यूज कर ले, और कॉटन और मेटल इंडस्ट्रियल्स, बट दे डिड नॉट रिमाइन अर्लियर इंटायरली स्ट्रेंथ आइदर। जो ये स्टार्टिंग में जो ये चीजें आई है, कौन कौन सी चीजें आई हैं, जो मेटल्स और इंडस्ट्री चीजें आई है, ये चीजें एकदम से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेटल्स की चीजें यूज हो रही है, साथ में लगातार कॉटन का यूज कर रहे हैं, मशीनरीज यूज कर रहे हैं। तो मशीनरीज स्टार्टिंग में कोई चीज नहीं आती तो बहुत महंगी होती है, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस जो होती है वो डाउन रहती है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हुई कि जो कंपनी जो फैक्ट्रीज थी, उस फैक्ट्रीज में बहुत महंगी कॉस्टली चीजें सारी यूज की जाती थी, और कॉस्टली चीजें यूज करने के कारण क्या दिक्कतें थी कि जो ट्रेडिशनल तरीका था वो एकदम से खत्म नहीं कर पाए लोग, है ना। वो तरीका चल ही रहा था, उसको रिप्लेस नहीं कर पाए, एकदम से सब चीजें बंद नहीं कर पाए, तो वो चलेगा। तो उनके सामने कॉम्पिटिटर था, ट्रेडिशनल तरीका, न्यू कंपनी जो थी उन लोगों के बीच में कॉम्पिटिटर था, और कॉम्पिटिटर होने के साथ में वो जो मार्केटिंग थी वो उस लेवल की नहीं कर पा रहे थे उस समय। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑक्योर्ड स्लोली। जो टेक्नोलॉजी थी वो लगातार बढ़ तो रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, वो धीमी गति से बढ़ रही थी। टेक्नोलॉजी जो है, जो फोर्थ पॉइंट है, ये बता रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑक्योर्ड स्लोली। जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है ना इसमें। और इसी समय क्या हो जाता है, एक व्यक्ति आता है जेम्स वॉट, और जेम्स वॉट क्या करता है, इंप्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कम्स एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। और 1781 में जो जेम्स मिल है, जो जेम्स वॉट है, उस जेम्स वॉट ने भाप के इंजन बनाना शुरू कर दिया। भाप का इंजन क्या होता है कि भाप इस तरीके से आग जलती रहेगी, और वहां का स्टीम्स जो है वो लगातार भाप बनेगा, और मशीनरीज जो है चलती रहेगी, आगे से आगे बढ़ती रहेगी। हिज इंडस्ट्रियल फ्रेंड, उसका एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स था, और फ्रेंड्स कौन था, ये था मैथ्यू बुल्टन। ठीक है, मैथ्यू बुल्टन, मैं लिख देता हूं यहां पे हिंदी में,
मैथ्यू बुल्टन, है ना। और ये मैथ्यू बुल्टन आता है, और मैथ्यू बुल्टन क्या करता है, मैथ्यू बुल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल्स, इसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का है, वो नया मॉडल लेके आता है। स्टीम्स इंजन वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द Steam engines were not used in any of the other industries unit much later in the century। जो लगातार स्टीम इंजन्स बने हैं, लेकिन स्टीम इंजन्स की एक लिमिटेशंस थी, वो लगातार दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें नहीं यूज़ हो नहीं पाई थी। जैसे हम बात करें कि कॉटन मिल्स में तो वहाँ पे यूज़ हो रही थी, मेटल्स में यूज़ हो रही थी, लेकिन दूसरे बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज लगातार डेवलप हो रही थी, उसमें स्टीम इंजन का यूज़ नहीं हो रहा था, लगातार लेबर से ही उसको यूज़ किया जा रहा था। तो ये एक बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि हैंड लेबर एंड स्टीम पावर्स किस तरीके से जो हैंड लेबर है वो काम कर रहे थे, और स्टीम पावर्स का उसमें क्या रोल था। देखिए हैंड लेबर, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर इन द विक्टोरियन ब्रिटेन। जो विक्टोरियन ब्रिटेन है, ब्रिटेन में किसी भी प्रकार से लोगों की काम करने के लिए कोई कमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में लोग भक्त हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम विथ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्टेज। लेबर संख्या में बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी कि जो लेबर है वो नहीं मिलेगी और उनको पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। आराम से लेबर मिल जाती थी, कम पैसे में लेबर मिल जाती थी। तो ये यहाँ पे एक बात हो गई थी। इंसेंटेड ऑफ मशीनरीज इंडस्ट्रियलिस्ट रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो मशीनरीज थी, देखिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो हाथों से लोग काम कराते थे, और इस चीज में कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे समस्या क्या थी, ये तो लोग लेबर तो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत कॉस्टली होता है। मतलब वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मशीनें अभी नई नई आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग नई हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री जो है उसका इन्वेस्टमेंट करना बहुत भारी काम था। द डिपेंड फ्रॉम द लेबर वॉज सीजनल इन मेनी इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज आई है उसमें क्या हो रहा है कि लेबर जो है वो सीजनल तरीके से यूज हो रही है। कभी बरसात में उनकी जरूरत है तो बरसात में बुला दिया, कभी समर में काम है उनका समर में, कभी विंटर में काम है तो विंटर में बुला दिया। इस सीजनल तरीके से उसको यूज किया जा रहा था, मतलब रेगुलर उनके पास कोई काम नहीं था। In all such industries where productions fluented with the seasonal industrialist usually preferred hand labor employing workers from the seasons। जो अधिकतर जो लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लोग थे, वो लोग सभी लोग क्या कर रहे थे कि इन जो लेबर्स हैं, जो हाथों से काम करने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों को लगातार सीजन्स में यूज किया करते थे और बाकी समय वो खाली रहते थे। तो ये एक दोनों बात हो गई थी कि किस तरीके से जो हैंड लेबर और स्टीम पावर जैसे कि आ गया, स्टीम पावर का आप डायरेक्ट समझें कि मैन्युफैक्चरिंग जो आ गई है, जो नई कंपनी आ गई है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई कि इस यहाँ पे एक इंडस्ट्री में ये है और एक जो है जो हाथों से काम करने वाले इंडस्ट्री में है वो ये है। ठीक है, तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको काम बढ़िया चल रहा है। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, किस तरीके का जीवन जो था इनका, वो हम बात कर रहे हैं। हम जहाँ बात करते हैं कि कितनी जो है इंजन, यानी कि हम स्टीम इंजन की जो बात कर रहे थे, कितने कितने जो है स्टीम, जो कंपनी में स्टीम इंजन लगाए हुए थे। देखिए जो 321 है ना, जो इंजन थे वो ओनली फॉर इंग्लैंड में थे। ठीक है, अब इसमें से भी क्या 80 इंजन, तो अब क्योंकि मशीनरीज में बता रहा हूँ, मशीनरीज इतनी आसान नहीं थी वहां लगाना, बहुत कॉस्टली था, इसलिए टोटली 321 कंपनी ही ऐसी है जहाँ पे इंजन का यूज किया गया है, जिसमें से भी 80 ऐसे हैं जो सूती वस्त्रों में, कॉटन्स में लगे हुए हैं, दूसरा 9 ऐसे हैं है ना, कुछ सिल्क में लगे हुए हैं, फिर कुछ 9 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉटन में लगे हुए हैं। ठीक है ना, और बाकी जैसे जो खनन होता है उसमें यूज किए हुए हैं लोगों को, है ना, माइनिंग वगैरह उसमें यूज किए हुए हैं, कुछ जो चैनल्स बनाने में है, नहर निर्माण में है, उनमें लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके के जो आयरन वर्कर्स हैं उस चीजों में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब क्या इनके जीवन किस तरीके का है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो वर्कर्स का जीवन है वो किस तरीके का था वो देखते हैं हम, है ना। Life of the workers lives were affected by the abundance of laborers in the market। मार्केट में लेबर की बहुत भरमार थी, किसी प्रकार की कोई मतलब अबंडेंस यानी कि प्रचुरता थी, भरपूर मात्रा में थे वो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। टू द गेट अ जॉब वर्कर शुड हैव एक्सिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशनशिप्स इन द फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में किसी प्रकार से उसका कोई रिश्तेदार काम करता है ना, या फिर उसका कोई मित्र काम करता है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है उन लोगों को उस फैक्ट्री में लगाना। मतलब हम कहते हैं कि इस सेटिंग से आपस में क्या हो जाता है, सेट हो जाते हैं, ये कि ये इनको बुला दिया, कुछ बात कर ली, भाई इसको रखना है तो इसको रख देते हैं। तो ये बात हो गई। टिल द मिड 19th सेंचुरी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू फाइंड जॉब। जब 19वीं शताब्दी लगातार रही, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1730s की बात कर रहे हैं हम, है ना, और अब हम कहाँ पे आ गए हैं, 1900 में बात कर रहे हैं। यहां से और यहां से लगभग कुछ 100, 150, 200 सालों का जो समय गुजरा है, उसमें एक तो अब बहुत मुश्किल हो गया है फैक्ट्री में जॉब लगना। इतनी फैक्ट्री तो स्टेबल हो गई है, लेकिन फैक्ट्रीज में जो जॉब लगना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी वेजेस वर इंक्रीज्ड। लगातार क्या होता है, अर्ली 19th सेंचुरी में लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगती है। द फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। लगातार नई टेक्नोलॉजी के कारण हॉस्टाइल्स नहीं होती है, दुश्मनी बनाना, इनिमी, है ना। अब ये नई टेक्नोलॉजी तो लगातार बढ़ रही है, वो एक दुश्मनी का काम कर रहा है, आपसी दुश्मनी का काम कर रहा है ना।
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। स्पिनिंग जेनी एक मशीन का नाम है और ये मशीन नई नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। स्पिनिंग जेनी वाज द इंट्रोडक्ट बाय द वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पिनिंग जेनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है और नया आविष्कार होता है। After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment। लगातार 1840 में, ये हम बात कर रहे हैं इसके बाद वाली वापस, कि जब से ही 1840 का समय गुजरता है वहाँ पे नई नई जो एक्टिविटीज़ बनती है, उसके साथ में नई नई फैक्ट्रीज जो बनती है, उसमें क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी है वो एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। बेसिक सी बात है भाई, वही आप पहले 321 की बात कर रहे थे, 321 की है ना, तो इतनी फैक्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयमेंट फुल हो गया, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब लगातार नई नई इंडस्ट्री, स्पिनिंग जेनी जैसी की मशीनें आ गई और नई इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यही कहानी थी यहाँ पे। अब लगातार जो रोड है उनका निर्माण होने लगता है, नए रेलवे स्टेशन है उनका निर्माण होने लगता है, रेलवे लाइंस नई बिछने लगती है, लगातार टनल्स बनने लगते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो लगातार इंक्रीज होने लगता है ना। एंड रिवर अमेंकेड जो रिवर है, जो उनके तट बनने लगते हैं, कि बांध बनने, हम दिखाएंगे डैम बनने लग जाते हैं, उनके तट जो है वो बनने लग जाते हैं। तो इस तरीके का इनोवेशन लगातार बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो बनने लग जाती है। स्पिनिंग जेनी इस प्रकार की मशीन है और इस प्रकार में जैसे कि धागा जो होता है वो फिल्टर होकर बंध जाता है एक जगह, जैसे कि पतंग का जो धागा हम यूज करते हैं उस तरीके से जो कोई टेलर्स जो जिस गिटक का यूज करता है उस तरीके से ये धागा क्या होता है, स्पिनिंग जेनी बनने लगता है। ऑटोमेटिक मशीन ये काम करती है। ठीक, हाँ, अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज में किस तरीके से था इंडस्ट्रियलाइजेशन था। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब हम बात करेंगे कि इंडियन टेक्सटाइल जो है उसकी किस प्रकार के लोगों की लिमिटेशन है, क्या लोग किस प्रकार से जीते थे, क्या यहाँ पे बातें हुआ करती थी। ठीक, Indian textile. In India, silk and cotton goods dominated the international market in textile before the age of machine industry. जब मशीन इंडस्ट्री आती है उससे पहले जो इंडियन मार्केट है, उस इंडियन मार्केट में कौन कौन सी चीजें, जो कॉटन है, जो सिल्क है, वो बहुत ही बढ़िया मात्राओं में वहाँ पे बनते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, दूसरी जगह एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब हम कहें कि वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा था उस समय, लीड में था कि जो सिल्क है और कॉटन कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं से भी बात करें तो कहाँ का है, तो इंडिया का सबसे बेस्ट है ना। बिफोर द मशीन नहीं आई उससे पहले The variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing productions, carrying goods and supplying exporters. जो बैंकर्स थे, है ना, जो ये थे मर्चेंट्स थे, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया का सामान खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्राइस में इंग्लैंड में सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। इससे जो मर्चेंट्स थे, जो बैंकर्स थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था। मैं कहूं कि 7-8 गुना ज्यादा प्राइस में वो दूसरी जगह बेचा करते थे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या ये बेचा जाता है। प्रोडक्शन कैरियर, हाँ, फाइनेंशियल प्रोडक्शन कैरिंग गुड एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर। बाय द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वर ब्रेकिंग डाउन। जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उन लोगों ने इस सब चीजों पे रोक लगा दी कि इस तरीके का कोई भी सामान नहीं होगा। उनको लग रहा है कि भाई ये इंडियन मर्चेंट्स को जो बाहर से भी आ रहे हैं, जो आंतरिक रूप में जो अंदर भी रह रहे हैं, वो मर्चेंट उन लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ का सारा जो माल है हम ही खरीदेंगे, किसी और जगह से दूसरे को लोगों को नहीं खरीदने देंगे और हम वापस इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। तो द यूरोपियन कंपनीज केम इनटू पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग अ वेराइटी ऑफ कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। जो यूरोपियन कंपनी लगातार भारत में आती है और लोकल कोर्ट कौन सा, जो जहांगीर है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो था उस समय, जो राजा शासन करता था उस समय, जो किंग था, उनसे कुछ कंसेशन लेता है और व्यापार करना शुरू कर देता है। देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। और धीरे धीरे ये क्या करने लग जाते हैं, मोनोपोली बनाने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से पहले खरीदना है और यहीं पर ट्रेड करना है, मतलब हम यही इसी से खरीदेंगे। हम एक तरीके से जैसे हम कहेंगे पेटेंट ले लिया, किसी का पेटेंट ले लिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से मेरी जो चीज है वो कोई यूज नहीं कर पाएगा, मेरा नाम जो है वो कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो ये जो लगातार क्या करता है, ये मोनोपोली ऐसे बना लेता है, मोनोपोली से ये लगातार क्या करते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस वर एन इंट्रोडक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। और लगातार नए नए तटों की खोज होने लग जाती है, जो पोर्ट्स हैं वो नए नए बनने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं भारत की बात करूं तो भारत में जैसे कि ये पोर्ट यहाँ पे बंगाल है ना, ये कर्नाटक, ये चीजें आएंगी अभी, तो ये चीजें क्या है, लगातार नए नए पोर्ट्स बनते जाते हैं। और पोर्ट्स बनने के साथ में अब क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ये जो यूरोपियंस है, जो मर्चेंट्स हैं, वो पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा और कंट्रोल में करने के साथ में ही जो ट्रेडर्स है वो पूरी इंडिया को कॉलोनी बना लेगा अपनी, है ना। हाँ, यूरोपियंस कंपनीज कंट्रोल ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स एंड वेयर कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। और इसके साथ में ही क्या करते हैं, यूरोपियन जो लोग हैं वो लगातार इस चीजों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के साथ में जितना भी व्यापार है वो अपने अंडर में करने लग जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। न्यू पोर्ट्स एंड वेयर कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। लगातार यूरोपियन शिप्स आती है और सारा सामान भर के वापस यहाँ से लेके चले जाते हैं। मेनी ऑल ट्रेडिंग हाउसेज कोलैप्स्ड। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जो ट्रेडिंग करा करते थे, जो लोग यहाँ से व्यापार करा करते थे, अब यूरोपियंस के आ जाने के बाद क्या होने लग गया, वो खत्म होने लग गया, घरों के घर नष्ट हो गए थे।
and those who wanted to survive had the operate within a network shaped by the European trading companies। अब जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज चाहेगी वैसे वैसे वो क्या करेगी, व्यापार ट्रेड का जो है शेप बनाती जाएगी, यानी कि उनका जितना चीज़ें चाहिएगी उतनी चीज़ें वो खरीदेगी, वो जैसा व्यापार चाहते हैं उतना खरीदेगी, उसके बाद में जितना वो पैसा देना चाहते हैं उतना ही पैसा दे पाएंगे। तो इस तरीके से यूरोपियन ने क्या किया, पूरी जो इंडियन जो कंट्रीज थी, इंडियन टेक्सटाइल थी, वो उसको सारा अपने अंडर में कर लिया, है ना। ये क्या हो रही है, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, जहाँ से जो हम बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्रीज हैं वो भारत में नहीं है। उससे पहले तो ट्रेडिंग को खत्म किया इन्होंने, पहले जो टेक्सटाइल इंडियन टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनको खत्म कर दिया इन्होंने। अब देखते हैं कि क्या होता है किसका, जो बुनकर्स हैं, बुनकर्स यानी कि जो काम करने वाले लोग थे, है ना, वीवर्स थे, उन लोगों का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स यानी बुनकर आफ्टर द 1760s। द consolidations of the East Indian Company did not initially lead to a decline in textile export for India before establishing political power in Bengal and Carnatic कर्नाटक को कहते हैं ना, ये कर्नाटक को समझें आप इसको, Carnatic। in the 1760s and 1770s the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of good for export। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो भारत में आ गए, आने के बाद सारी जो टेक्सटाइल है उन्होंने अपने अंडर में कर ली। अपने अंडर में करने के बाद जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, वो आप सब अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को एक दिक्कत होने लग गई। यहाँ पे क्या दिक्कत होने लग गई कि जितनी उनकी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें थी टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल में वो हाथों से बनती थी, और कोई भी चीज़ जब हाथ से बनती है इसका मतलब क्या हो गया कि उनको टाइम की ज़रूरत ज़्यादा है ना। जो टाइम से बनेगा, हाथों से बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब है कि वो जो सप्लाई है वो रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई लगातार दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी एक इन्होंने देख ली जो सिस्टम, ये जो दिक्कत थी ये यहाँ पे इन्होंने 60 और 70 में ये दिक्कत थी इन्होंने इनके सामने आ गई थी, है ना। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड डिफिकल्ट इंश्योर रेगुलरली सप्लाई गुड्स फॉर गुड्स एंड एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात करना है उन्हें, उसमें ये दिक्कत आने लग गई थी। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर, जैसे ही पॉलिटिकल पावर में इस्टेब्लिश हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ट्रेड करने आई थी, लेकिन ट्रेड करने से क्या, टेरिटरी उन्होंने बना लिया था। It's developed a system of management and control that one element competitions, control costs and ensure regular supplies of cotton and silk goods. It was established by following a series of steps। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे ही पॉलिटिकल पावर में वो आ गए, उसके बाद आने के बाद इन्होंने जो सारा मैनेजमेंट था, है ना, किस तरीके से जो चीजें होगी, डेवलप्ड होगी, वो सारा मैनेजमेंट उन्होंने क्या कर दिया, अपने अंडर में कर दिया। दूसरा, कंट्रोल दैट वुड एलिमेंट कॉम्पिटिशंस, जो कॉम्पिटिशंस था मार्केट में उसको सारा कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कॉस्ट्स, जो दरें हैं, किसी भी चीज की जो मूल्य है उस मूल्य को उन्होंने कंट्रोल कर दिया कि इतने रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे और इतने रुपए से ज्यादा ये चीज होगी भी नहीं। इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड, और ये इंश्योर कर दिया कि जो रेगुलर जो सप्लाई है वो रेगुलर होएगी, किसी भी प्रकार से उसमें ब्रेक नहीं होगा, जो इन्होंने पहले दिक्कत देखी थी कि रेगुलर ये सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अब लोग बागों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, जबरदस्ती टेक्सटाइल में झोंका जाता था और जबरदस्ती इनका सामान प्रोड्यूस किया जाता था ताकि ये मार्केट में बेच सकें। अब हम दो तरीके से इनको समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोगों ने इस टेक्सटाइल जो है उसको खत्म किया और ये समस्या यहां से हटाई। बाय एलिमेंटिंग existing traders and brokers connected to the cloth trade and establishing more direct control over the weaver। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लगातार इन पे कंट्रोलिंग कर दी, मौजूदा जो लोग थे उन लोगों को वहां से खत्म कर दिया, वहां से हटा दिया, और जो वीवर्स थे उन पे अपना डायरेक्ट कंट्रोलिंग कर दी। डायरेक्ट कंट्रोलिंग कर दी, और डायरेक्ट कंट्रोलिंग करने के साथ में ही इन लोगों ने क्या किया, कुछ रूल्स लगा दे, रेगुलेशंस लगा दी कि आपको ये सारा काम करना है और इस तरीके से ये सारा काम करके कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये चीजें क्या हो गई, इन लोगों ने यहाँ पे फेस कर ली। बाय प्रिवेंटिंग कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ ओवर बायर्स, जो लगातार इन लोगों ने जितनी भी ये सेलिंग कर रहे थे उन लोगों पर उन्होंने क्या कर दिया, रोकथाम कर दी, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया, बैरियर का काम लगा दिया कंपनी ने कि किसी भी तरीके से जो सामान बेचा जाएगा वो हमारी मर्जी से बेचा जाएगा और जो खरीदा जाएगा वो भी हमारी मर्जी से खरीदा जाएगा। द वीवर्स वर गारंटेड अ लोन टू बाय द रॉ मटेरियल वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड। ये वीवर को कहा गया कि आपको क्या करना है कि जो ये लोन जो गारंटेड टू लोन बाय रॉ मटेरियल वंस द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, अगर आप लोगों ने कोई भी रॉ मटेरियल मंगाया है तो ये आपको पे करना ही करना है उसका पैसा, चाहे आप लोन लेके करो या लोन लेके उन चीजों को खरीदना भी है आपको, अभी बनाना भी है, बनाने के बाद में उसको सेलिंग भी करना है, ये सब आपके ऊपर है। वीवर्स हु टुक लोन्स नीडेड टू हैंड ओवर द क्लॉथ्स दे प्रोड्यूस्ड गोमंतास, जो लोग वीवर्स ऐसे लोग
जो खुद काम करते थे, खुद का बिजनेस था, उन लोगों ने अगर किसी पे लोन ले भी लिया है तो लोन लेने के साथ में ही वो क्या कर लेते हैं, लोन पे नहीं कर पाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और डेट ट्रैप में फंस गए इसका मतलब वो क्या है, गोमनताज। गोमनताज का मतलब हो जाता है जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करें। ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे अंडर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इसका मतलब वो गोमनताज है, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना, और ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना, जैसे ब्रिटिशर्स कह रहा है वो करना, मतलब एक तरीके से नौकर रह जाना उसका, है ना, परमानेंट नौकर रह जाना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, ठीक है, गोमनताज। वीविंग रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली। जो वीविंग थी, जो काम करना था, उन सब की एक रिक्वायर्ड थी कि अब उनकी फैमिली पूरी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जबरदस्ती काम करा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि उनको जरूरी भी है काम करना, कंपल्सरी कर दिया, काम करना ही करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली जो है उसमें कंट्रोलिंग कर दी, और फैमिली पूरी एंटायर होनी चाहिए। अब हो जाती थी ऑटोमेटिकली, काम का प्रेशर ज्यादा है तो उसमें हाथ बटाना ही पड़ता है। तो ये फैमिलीज में विद चिल्ड्रंस एंड वुमेन ऑल एंगेज्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। और जो इनके बच्चे थे, जो इनकी महिलाएं थी घर की, इन सब में क्योंकि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इन पर काम लगातार करना है, तो इनकी महिलाएं, इनके बच्चे, ये सभी जो है इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स विद वीवर। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जो मर्चेंट्स हैं इसके साथ में लगातार रिश्ते जो है इनके बनते गए, और रिश्ते बनने के साथ में ही ये जो है आपस में नजदीकियां बनने लग गई इनकी, किनकी, वीवर्स की, और जो ये बुनकर्स हैं उनकी, और इन जो मर्चेंट्स हैं उनकी। बट न्यू गोमनताज वर आउटसाइडर विथ नो सोशल लिंक विद द विलेज। लेकिन जो गोमनताज है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे, उनका किसी भी प्रकार से गाँव से लेना देना नहीं था, किसी मर्चेंट से कोई लेना देना नहीं था। सामान बनाओ, सामान बनाने के बाद जो सामान है जिसको कही गई ये बात, उसको बेचो और अपना जीवन यापन करो। इन मेनी प्लेसेस इन द कर्नाटक एंड बंगाल, जो कर्नाटक है और जो बंगाल है, वी वर सेट अप लॉम्स विथ इन आवर अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिलीज रिलेशंस। अब लगातार क्या होता है कर्नाटक वाले इलाके में, बंगाल वाले इलाके में, लॉम्स यानी कि होता है गर्दे। गर्दे कौन सा, जो गांधी जी के हाथ में आपने अक्सर देखे होंगे, वो सारी चीजें अब लगातार क्या है, जो धागा निकालने वाली चीजें होती है, जो मशीन्स होती है, छोटी छोटी हाथों से काम की जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, उन्होंने लगातार इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स में और आस पड़ोस में लगातार ये क्या करने लग गए, ये स्टेबल्स करने लगे और लगातार इन्होंने बढ़ाने लग गए। इन अदर प्लेसेस वीवर्स अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड पोजिशिंग द कंपनी एंड दिस ऑफिशियल्स। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ जहां पर ये अगेंस्ट में आ गए, वीवर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आ गए, और अगेंस्ट में आने के साथ में ही उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट शुरू कर दिया था, है ना। कंपनी के ऑफिस में आक्रमण, जैसे कि बैटल कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, वहां पे धावा बोल दिया था। ओवर टाइम मेनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूज लोन, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे वीवर्स थे जो क्या लोन के चक्कर में फंस गए थे लगातार, क्योंकि ब्रिटिशर ने परेशान किया। उन्होंने कहा आप लोन लो और सारा रॉ मटेरियल ले लो, और रॉ मटेरियल ले लो तो ये क्या लोन चुका ही नहीं पाए, क्योंकि इनको जो पैसा था वो कम मिलता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या एक चीज दिखने लग गई कि जो लोन था उसके चक्कर में फंस गए। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग द एग्रीकल्चर लेबर्स। लोग थे जो क्या करने, अपने जो काम थे वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि पैसा नहीं मिल पा रहा था, है ना। ब्रिटिशर्स ने सारी जो थी वो कर लिया कि हमें ही सारा चीजें देनी है, और ये जो थे लोग, अब इन्होंने क्या कर दिया, जो खेतों में है वो काम करना शुरू कर दिया, सारे टेक्सटाइल जो वेस्टाइल जो थे वो सब बंद कर दिया इन्होंने। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी आई, कॉटन वीवर्स फेस्ड अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और इनके साथ में 19th सेंचुरी में ही नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी, और यही तो प्रॉब्लम सारी है ना, ये तो प्रॉब्लम है, घर नहीं चल पा रहा है, पैसा बहुत कम मिल रहा है, लोन के चक्कर में फंस गए हैं। तो ये सारी नई नई चीजें इन लोगों को देखा ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो है खत्म कर दिया था। इन लोगों ने जो हमारे वर्कर्स थे उन लोगों के साथ में सारा जो है ऐसा करके लोन के चक्कर में फंसा गया और सारी चीजें खत्म कर दी थी, इनकी लाइफ खत्म कर दी थी, कुल मिला की बात है। अब पढ़ते हैं हम मैनचेस्टर केम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, जहां पर क्या, ये जैसे कि ये लाइव फोटो, ये पुराना फोटो है इसका, ये लाइव फोटो है। यहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे ऐसा कहा जाता है कि मैनचेस्टर में ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभ होता है ना। तो मैनचेस्टर जो है वो किस तरीके से, वहां के जो उद्योगपति है किस तरीके से भारत में आते हैं, वो चीज हम पढ़ते हैं। इन 1772 में हेनरी पर्टुलो said that the demand from Indian textile could never reduced since no other nations produce goods of the same quality। इसने एक बात कही कि जो इंडियन मार्केट का जो सिल्क है, ये सिल्क क्या है कि बहुत बेहतर तरीके का है, और बेहतर तरीके का है तो यहाँ की जो डिमांड है वो दूसरे कोई भी स्टेट पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉटन जो है वो इतना बढ़िया है, सिल्क इतना बढ़िया है, इंडियन मार्केट का कोई मुकाबला नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के प्रारंभ में, ये 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये बात आई है, और ये बात आने के साथ में 19th सेंचुरी के प्रारंभ में ही इंडियन विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि इंडियन मार्केट के जो लोग हैं वो सारे लोग क्या करने लग गए हैं, अपना एक्सपोर्ट जो है वो कम करने लग गए हैं। क्यों कम करने लग गए, वो भी बनना पड़ा है कि जो ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, क्योंकि देखिए 1757 में प्लासी का बैटल हो जाता है, और प्लासी के बैटल के साथ में ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो यही कारण है कि उनकी कुछ अलग अलग पॉलिसीज के कारण जो टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री जो है वो सारी क्या होने लग गई है, खत्म होने लग गई है
है ना। ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज, हाँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के प्रारंभ में एक्सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटेन कॉटन गुड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से क्या होने लग गए, ब्रिटिशर्स ने अपना जो चीजें हैं, भारत की जो चीजें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करने लग गए। मतलब चीजें सारी बना रहा है इंडिया, लेकिन भेज कौन रहा है, ब्रिटेन अपने नाम से भेज रहा है ना। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे 18th सेंचुरी का अंत होता है, द इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीसेस गुड्स वॉज रिस्ट्रिक्ट टू इंडिया। इन इंडिया कॉटन वेवर्स फेस्ड टू प्रॉब्लम्स। अब क्या होने लग गया, जैसे ही 18th सेंचुरी आई उस समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इंडिया पर, और इंडिया के जो वेवर्स थे उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, और लगा दिया तो उनका मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या थे कि टैक्स लगा दिया, बहुत सारा टैक्स लगाने के बाद में आप वहाँ पे कहीं किसी बहुत सारी जगह बैन कर दिया कि इस तरह का कपड़ा जो है आप वहाँ पे नहीं सेल कर सकते हैं, हम ही सेल कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकता है ना, इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि अब टैक्स लगाने से जैसे 100 रुपए का है कपड़ा कोई, वो जब ब्रिटेन जाता था तो लगभग 250-300 रुपए का हो जाता था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या प्राइसिंग ऐसा टैक्स लगा दिया जिससे उसकी सामान बहुत ज्यादा महंगा मिलने लग गया इंग्लैंड में, है ना। जब एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, तो क्या प्रॉब्लम फेसिंग करने लगे थे कि जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो सारा धीरे धीरे क्या होने लग गया, कोलैप्स होने लग गया, यानी खत्म होने लग गया। द लोकल मार्केट sank एंड wilted विथ मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट होता था मैनचेस्टर से क्या, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या होता है। यहां समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। मान लो ये जगह है, ये है यूरोप, ये है भारत। अब क्या होता है, भारत से सारी चीजें जाती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टैक्स के साथ जाते हैं, यानी कि 100 रुपए का अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 300 रुपए हो जाती है। लेकिन ये तो क्या है कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स ले रही है ब्रिटेन, लेकिन ये ब्रिटेन के इलाका है तो यहाँ से वापस भारत में आ रही है ना, तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, और वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। मतलब जो चीज़ यहाँ से 100 रुपए में 300 रुपए में वहाँ जा रही है ना, तो वहाँ पे यही चीज़ क्या 50 रुपए मिल जाएगी, इतना सस्ता यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो फॉर एग्जाम्पल बताया पैसों के मामले में। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं मैनचेस्टर वाली चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई जो है टैक्स नहीं था। इंडियन मार्केट का जो सिल्क था, कॉटन था, उसमें बहुत भारी मात्रा में टैक्स था, खत्म ही तो करना था ब्रिटिशर्स को, अपना जो सामान था वो सेलिंग करनी थी, ये चीजें हैं। बाय द 1860s वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम, दे कुड नॉट गेट द स्पेसिफिक सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब लगातार क्या होने लग गया कि जो पैसों की थी वो दिक्कत होने लग गई, प्राइसेस बहुत हाई होने लग गए, तो जो इंडियन मार्केट था वो अच्छे जो रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, तो जो वो क्वालिटी थी वो लगातार डिक्रीज होने लग गई, कम होने लग गई थी। इवन द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड, जो रॉ मटेरियल था उसकी जो प्राइसिंग थी वो लगातार इंक्रीज होने लग गई थी, ड्यू टू विच द प्राइसेस इंक्रीज्ड, और इसके साथ में ही जो प्राइसेस थी, रॉ मटेरियल का प्राइसेस ज्यादा होगी तो कॉटन का भी प्राइसेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये ज्यादा होने लगी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अदर क्राफ्ट पीपल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम्स। इसके साथ में ही 19वीं शताब्दी में जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उन सब लोगों ने ये भी समस्याएं देखी और बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी देखी। फैक्ट्री इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शंस, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो फैक्ट्री थी अब मैनचेस्टर से, यूरोप से, इंग्लैंड से सारी कहाँ आने लग गई, भारत में आने लग गई थी, और भारत में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब प्रोडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट कंपनी से हो रहा है। फ्लोटिंग द मार्केट विथ मशीन्स गुड्स, अब बाढ़ आ गई मशीन्स की गुड्स की, मतलब यूं कि आप देखें जो प्रोडक्शन 7 दिन में हो रहा है, एक क्लॉथ बन रहा है, वहीं मशीन्स में धड़ाधड़ एक ही दिन में 50 कपड़े बन गए। ठीक है, कहाँ देखिए कंपटीशन भी नहीं है, बहुत जो मार्केट है पूरा कोलैप्स कर गया, खत्म होने लग गया इंडियन मार्केट। तो इस तरीके से क्या हो गया, इंडियन मार्केट तो बिल्कुल बिगड़ गया, यानी खत्म होने लग गया था। अब पहली फैक्ट्री जो आती है भारत में, कौन कौन सी फैक्ट्री आती है, एक ही कंपनी, एक ही फैक्ट्री आती है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज केम अप, और कहाँ केम अप, तो इंडिया में। इन 1854 की ये बात है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे वॉज सेट अप एंड वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर। 1854 में सबसे पहले कंपनी आती है, 1854 में सबसे पहले कंपनी आती है, पहली कंपनी कॉटन मिल यहाँ पे स्टेबल की जाती है, और उसके 2 ही साल बाद क्या हो जाता है, यानी कि 1856 में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है ना। बाय 1862 4 मोर मिल्स वर सेटअप, और इसके बाद में ही 1862 में, यानी कि हम बात करें जस्ट 6 साल बाद ही जो 4 और कंपनी मिल्स और यहां भारत में आ जाती है। एंड अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम्स अप इन बंगाल, और इसी समय पर कॉटन टेक्सटाइल तो चल ही रही है, लेकिन जूट टेक्सटाइल जो है वो भी स्टार्ट होने लग जाती है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप 1855, और 1855 में पहली जो है जूट मिल स्थापित हो जाती है। एंड अनदर वन आफ्टर 70 ईयर, और दूसरी जो आती है वो 1862 में। लगातार सेम टाइम पर ही सब चीजें चल रही है। In the 1860s in North India, the Elgin Mill was started in the Kanpur, and a year later, इसके साथ में ही 1860s के अंत में एल्गिन मिल जो है ये एक कानपुर में अपनी जो फैक्ट्री है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद वॉज सेटअप, और उसके एक ही साल बाद अहमदाबाद में जो है कंपनी स्टेबल हो जाती है, फैक्ट्री स्टेबल हो जाती है। लगातार कंपनियां बढ़ती ही जा रही है। बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, यानी कताई और बुनाई
है ना, कताई करना और बुनाई करना, यानी कि एक अलग करना और इसको वापस जोड़ना। जो वीविंग है, जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शंस, और इसके साथ में ही 1874 में मद्रास की एक कंपनी जो स्पिनिंग क्या करती है, स्पिनिंग करती है और वीविंग करती है, ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्शंस भी वहां से निकालना शुरू कर देती है। तो ये है अपने फैक्ट्री किस तरीके से आई भारत में। ये देखिए, ये पहली कंपनी है जो यहाँ पे आई है ना, ये पहली फैक्ट्री आज सेम ऐसी चीज है, ये प्रेजेंट है, और ये उस समय का फोटो है जहाँ जब ये कंपनी स्टेबल्स होती है, और ये आज प्रेजेंट का फोटो है ना। तो इस तरीके से फोटो देखने से थोड़ा सा चीजें हैं जो है वो जीवंत बन जाती है, लाइव बन जाती है। ये सारी चीजें इसमें है। अब देखिए थोड़ा आगे और पॉइंट एक और पढ़ लेते हैं। द अर्लियर एंटरप्रेन्योर, जो भारत के जो शुरुआती दौर के जो बिजनेसमैन थे, वो लोग किस तरीके से अपना बिजनेस करना चाह रहे थे और क्या उन्होंने बिजनेस किया है, क्या स्टार्टिंग की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इन द लेट 18th century when the British in India began exporting opium to China and took tea and from China to England। जो शुरुआती दिन थे उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं 18th century में जो ओपियम है, यानी कि जो जिन्हें भांग कहा जाता था या जिन्हें अफीम कहा जाता था, वो सारा चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, और उसके बदले में चाइना से टी और कॉफ़ी क्या कर लेते हैं, वो इंपोर्ट करते थे अपने इंग्लैंड में। Some of the businessmen who were involved in this trade has vision to developing industry enterprises in India। जब शुरुआत दौर में कुछ ऐसे लोग जो इस काम में अवेलेबल थे, जो इस जो बिज़नेस है इसमें इंटरेस्टेड थे, तो वो ये सोचते थे कि यार ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो बिज़नेस बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कौन इंडिया के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये सारा हम काम करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें इन अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी में एक आ जाता है इन बंगाल, द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन द चाइनाज ट्रेड। ये जो द्वारकानाथ टैगोर है वो अपना जो भाग्य है वो उसमें आजमाता है, मतलब चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए काम करता है। वो ये सोचते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है वो सारा सामान अपने पास मंगा देते हैं, जैसे कि जो ओपियम है, अफीम है, जो चाइना को नीड है उस चीज़ को वहाँ पे भेज दिया और बाकी सारा सामान अपने पास मंगा दिया, तो ये चाइना से डायरेक्ट ब्रिटेन तक हो रहा है। तो जो इंडिया वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर इंडिया को जो है वो हम वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यह है फॉर्चून ट्रेड। इन बॉम्बे, पेरिस, इलाइका, दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी टाटा बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया। इसी तरीके से कुछ एंटरप्रेन्योर आते हैं स्टार्टिंग के, जिसमें से द्वारकानाथ टैगोर है, दिनशॉ पेटिट है, जो जमशेदजी टाटा है, ये सभी क्या करते हैं अपने इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सेठ हुकमचंद मारवाड़ी, एक जो मारवाड़ी बिजनेसमैन है वो इसमें आते हैं और उनका नाम है सेठ हुकमचंद्र। और सबसे पहले वो क्या करते हैं, सेठ हुकमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन सेट अ फर्स्ट इंडियन जूट मिल कोलकाता इन 1917 में हुकमचंद जो मारवाड़ी एक बिजनेसमैन है वो सबसे पहले कोलकाता में एक जो जूट मिल है उसका शुरुआत करते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं। कब की बात है ये, 1917 की बात है। The opportunity for investment in industries opened up and many of them set up factories। इसी तरीके से जब ये इंडियंस जो लोग हैं वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो इसके साथ साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगातार क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और नई नई फैक्ट्रियों के प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडियंस की, है ना, ब्रिटिशर्स की नहीं। इंडियंस जो लोग हैं वो सभी क्या करते हैं, फैक्ट्रीज की शुरुआत कर देते हैं और फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टेबल करना शुरू कर देते हैं। बट ड्यू टू कॉलोनियल पावर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इंग्लिश एम्पायर वाले जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कॉलोनियल पावर बढ़ता जाता है उसके साथ में इंडियंस वर बेरिड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोपियन इन मैन्युफैक्चर गुड्स एंड हेल्प टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। अब जैसे जैसे कॉलोनियल एज शुरू हो रहा है वैसे वैसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया है, जो उनकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं उन पे बैरियर्स लगा दिए हैं। उनको ये लगने लग गया है कि इंडियंस जो है अपने मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना है, उन्होंने स्टॉप कर दिया, इनको कुछ बैरियर्स लगा दिए और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस लगा दिए कि जो रॉ मटेरियल होगा वो हमसे खरीदना पड़ेगा। यानी कि अब इंडियंस को किसके पास से खरीदना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स से। जो पहले डायरेक्ट किसी और से खरीदते थे, अब ब्रिटिशर्स उनसे खरीदेंगे और ब्रिटिशर्स फिर इंडियन को यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन की बात कर लें, हम ओपियम की बात कर लें, वीट की बात कर लें, इंडिगो, नील की बात कर लें, तो ये सारी क्या अब ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट उनको इंटरेस्टेड भी थे वो लोग और ये खरीदना भी चाह रहे थे और सेल भी करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ कंपनियों को ट्रेड दे दिया, या हम कहें कि जिस तरीके से हम बोली लगाते हैं और कुछ लोग उस बोली में जीत जाते हैं, उसी तरीके से कुछ कंपनियां जो यहाँ भारत में आ जाती है और उनको दे दिया, ठेका दे दिया, है ना। और उन लोगों को क्या कर दिया कि जैसे दे 3 ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, जो एजेंसी थी उनको स्टेबलिश कर दिया। उनका काम यही था कि जो इंडियंस जो लोग हैं, जो दूसरा जो एक्सपोर्ट के लिए सामान जा रहा है उन पर नज़र रखना और नज़र रखने के साथ में उनको चीज़ें सेलिंग करना। तो उसमें कौन कौन
Bud Higlers and Cooperative, Andrew Yule and Jardine Skinner Cooperatives, and who mobilized capital, set up the joint stock companies and managed them. All are East India companies. और ये सभी कौन थे? तीनों जो थी, जैसे कौन? बर्ड हिगलर्स जो कंपनी थी फर्स्ट, सेकंड एंड्रयू यूल, थर्ड जॉर्डन स्किनर, ये तीनों जो कंपनी है ये एजेंसीज है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सारा चीज़ें ले रहे हैं और लेने के बाद रॉ मटेरियल इनमें खरीद रहे हैं, और भारत का जो पूरा स्टॉक मार्केट चलेगा वो स्टॉक मार्केट इन तीनों के हाथों में था, और यही तय करेंगे कि भारत का स्टॉक मार्केट किस तरीके से चलेगा। इन्हीं से सामान खरीदना है। और ये जो तीनों जो कंपनियाँ थी वो कहाँ की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें ये बता रखा है कि जो भारतीय हैं वो अब लगातार इंटरेस्टेड लेते रहते हैं। किसमें इंटरेस्ट? बिजनेस में इंटरेस्ट लेते रहते हैं, और बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के साथ साथ में उनको ये लगता है कि जो सामान इंग्लैंड चाइना से डायरेक्ट खरीद रहा है वो हमसे भी खरीदे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो दूसरी चाइना की कंट्री है या किसी और जगह की कंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और उसमें इन्वेस्टमेंट करते करते कुछ बड़े दिग्गज नाम आते हैं। उनमें से किसके? द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है, जो पहली बार जो है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए अपना भाग्य आजमाता है। उसके साथ में एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है, मारवाड़ी बिजनेसमैन हुकमचंद्र नाम का एक व्यक्ति है, जो क्या करता है अपना जो पहली जूट मिल है कोलकाता में वो एस्टेब्लिश करता है 1917 में। उसके बाद में जमशेदजी टाटा है, टाटा के साथ में जो दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, जमशेदजी टाटा हैं, निंशो पेटिट है ना, तो ये सभी लोग क्या करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और अपनी फैक्ट्रीज स्टेबल करने लगते हैं, और स्टेबल करने के साथ में जो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी कंपनी चला रहे हैं उस तरीके से ये लोग अपना कंपनी चला रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को जब ये पता चलता है कि इंडियंस को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो कुछ बैरियर्स लगा देते हैं, और बैरियर्स लगाने के साथ में उन्होंने ये तय कर दिया कि जो रॉ मटेरियल होगा वो सारा ब्रिटिशर्स से ही खरीदना पड़ेगा। अब बिना रॉ मटेरियल तो क्या कोई चीज़ बनेगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने रॉ मटेरियल क्या कर दिया कि उन ब्रिटिशर्स जो है उनसे खरीदने के लिए तय कर दिया, और उसके लिए 3 एजेंसी बिठा दी। और 3 एजेंसियों में कौन रहा? बर्ड हिगलर्स, एंड्रयू यूल, जॉर्डन स्किनर। तो ये 3 जो एजेंसीज हैं इनको सारा काम दे दिया, और तीनों एजेंसीज को काम देने के बाद में जो पूरा भारत का स्टॉक मार्केट था वो सभी कौन संभालता था? ये 3 कंपनी संभालती थी। ठीक है, ये चीज़ इसमें है। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये द्वारकानाथ टैगोर है, ये नसरुद्दीन जो टाटा है वो है, ठीक है, दिनशॉ पेटिस ये हैं, ये हुक्मचंद्र है, ये मारवाड़ी जिन्होंने कोलकाता में 1917 में अपनी कंपनी जो है स्टेबल की ही वो व्यक्ति है ना। और ये सभी अपने जो देखिए ये टाटा साहब हैं, जमशेद जी है ना, ये सभी लोग जो हैं ये दिनशॉ पेटिस हैं, ये सभी लोग बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब हम देखते हैं वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, जो मजदूर हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन फैक्ट्रियों में जो मजदूर को लेके आते हैं और मजदूर आते कहाँ से हैं मोस्टली, ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? एज द फैक्ट्रीज स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द डिमांड्स फॉर वर्कर्स इंक्रीज्ड, जैसे जैसे जो फैक्ट्री बनती रही वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लगी वर्कर्स की, और मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कैम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इन सर्च ऑफ वर्क, और सभी अधिकतर जो लोग थे वो कहाँ से आते थे? तो आसपास के ही जो जिस डिस्ट्रिक्ट में कंपनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री बनी हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के ही लोग वहाँ पे क्या काम करने के लिए आते हैं। ओवर द 50% ऑफ द वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज, जो 50% से अधिक जो लोग हैं वो कॉटन इंडस्ट्री में कहाँ से आते हैं? तो इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। और ये जो बॉम्बे में, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी हुई थी उस समय, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर काम करने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? तो उसके 5 से ही जिले से, रत्नागिरी से 50% से अधिक उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आते हैं। While the mills of Kanpur got most of their textile hands from the village within the district of Kanpur, जो कानपुर में लगी हुई है, जो फैक्ट्री कानपुर में लगी हुई, वो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं वही लोग वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। As news of the employment spread, workers traveled great distance in the hope for working in the mills। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं स्टेबल होने लग रही है, हमें काम मिल सकता है, तो काम मिलने के बदौलत ये लोग अब दूसरी जो लंबी दूरी है वो भी तय करना राजी हो जाते हैं, और लंबी दूरी से भी लोग आने लगते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है, अगर आज बॉम्बे में कोई फैक्ट्री है तो उस बॉम्बे में काम करने के लिए दिल्ली से भी लोग आ सकते हैं, जो साउथ का पोर्शन से तेलंगाना वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, बंगाल से भी लोग आ सकते हैं। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि कहीं पे भी अब फैक्ट्री है तो इसका मतलब दूर दराज के जो लोग हैं वो भी काम करने के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब उनको अब रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है, इवन आफ्टर द डिमांड फ्रॉम वर्कर्स इंक्रीज्ड गेटिंग जॉब्स फॉर डिफिकल्ट। अब धीरे धीरे क्या होने लग गई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लग गई वैसे वैसे डिमांड किसकी, वर्कर्स की इंक्रीज होने लग गए वर्कर्स, तो उसमें जॉब जो था मिलना मुश्किल हो गया था, यानी कि अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना यहाँ से शुरू हो जाएगा।
थस नंबर सीकिंग वर्क वेयर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे जितनी की जॉब नहीं थी, मतलब अगर 100 लोगों की जरूरत थी तो वहाँ पे वर्कर 500 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इतना मुश्किल हो गया था अब जॉब लगना। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड अ जॉबर, जो बहुत सारी इंडस्ट्री थी उन्होंने क्या कर रखा था कि एक जॉबर रखा हुआ था, मैं यूँ कहूँगा कि एक ठेकेदार रखा हुआ था। जॉबर क्या काम करता था, विच ही ब्रॉट फ्रॉम हिज विलेज द रिक्वायर्ड न्यू वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्प द जॉबर टू सेटल डाउन एंड प्रोवाइडेड देम विद मनी इन नीड। जो जॉबर्स जो था वो अपने गांव में जाता था और गांव में जाने के बाद में वो व्यक्तियों को बताता कि यहाँ पे ये जो सीट है ये खाली है और वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो सभी लोगों को इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को काम पे लगाता था और उनको जो पैसे था वो जॉबर प्रोवाइड करता था। और जॉबर को कौन देता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी जो मालिक है वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है बात कि जो लोग हैं, जो बॉम्बे में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग रत्नागिरी से आते हैं। रत्नागिरी से आने के बाद जहाँ पे कानपुर में जो फैक्ट्री लगी हुई है उस कानपुर में लोग आसपास के ही लोग आ जाते हैं, यानी कानपुर के ही लोग आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ने लगता है और समय बढ़ने के साथ में जो लगातार फैक्ट्रीज स्टेबल्स हो रही है, उन फैक्ट्रीज के स्टेबल होने के साथ में जो लोग हैं उनकी रिक्वायर्ड बनने लग गई। उनकी रिक्वायर्ड के बाद में जो फैक्ट्रीज बनने लगी, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ गई, तो लोग अब सारे देश के सारे कोने से कहीं पर भी लोग जो है ट्रैवल करने के लिए राजी थे, काम करने के लिए राजी थे, फैक्ट्री में काम करने के लिए राजी थे। तो ये चीज़ हो गई है। और उसके बाद में जो फैक्ट्रीज को ये अब एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, मतलब जितनी सीट्स नहीं थी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थे, यानी कि लोग भाग चाह रहे थे कि मुझे काम मिले, यानी वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं और जॉब जो है वो बहुत कम है। इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, जोबर रख दिया। जोबर क्या है, बेसिकली एक ठेकेदार की तरह काम करता है, लोगों को लाता है, इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद में वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है और उनको पैसा देने का काम करता है। और जोबर जो है उनको पैसा कौन देता है, इंडस्ट्री देती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री उनको जोबर को पैसा दिया और जोबर ने पैसा जो जिन ठेकेदारों को, जिन लोगों को उन्होंने लगा रखा है उन लोगों को पैसा प्रोवाइड कर देता है। हम ये बात करें कि देखिए वर्कर्स की हम जब बात करते हैं ना कि सर कितनी जो है वर्कर्स अवेलेबल हो गए थे, तो यानी मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में जब कंपनी स्टेबल हुई थी तो उस समय 5,84,000 यानी कि 5,84,000 जो थे वर्कर्स थे, काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ ही सालों में क्या होने लग गया, 24,36,000 वर्कर्स जो है इतने इकट्ठे होने लग गए। देखिए कहाँ 5,84,000 यानी 5,84,000 और कहाँ 24,36,000 पीपल, ना। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया था कि अब लगातार लोगों को ज़रूरत है। एक समय में जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जब मिडिल में आ जाते हैं 2-3 सालों बाद ही तो ये स्थिति आ जाती है जॉब्स की। बढ़े आगे, यस ना, यस। द पिक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पिक्यूलियरिटी की विशेषता, क्या विशेषता थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लग गई थी लगातार, उसकी क्या कमी होने लग गई थी। The European managing agencies were interested in certain kinds of products such as tea and coffee। जो यूरोपियंस लोग थे अब इनको जो है निवेश करना, यानी कि यूरोप के बहुत सारी कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे लोग जो थे अब उनको इंटरेस्टेड हो गए थे। किसमें इंटरेस्टेड हो गए थे, जो इंडियंस मार्केट है उसमें जो प्रोडक्ट है जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, इंडिगो है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना उनको अब ठीक लग रहा था। They established tea and coffee plantations and invested in mining indigo and jute। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, जगह खरीद ली, बहुत कम दामों में जगह खरीद ली और जगह खरीदने के साथ में ही इन्होंने कॉफ़ी के प्लांटेशंस में बड़े बड़े बागान लगा दिए हैं और इन्वेस्टमेंट माइनिंग करना शुरू कर दिया है, यानी खुदाई करना शुरू कर दिया है, कुछ मिनरल्स वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में इंडिगो प्लांटेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी खेत बहुत सारे खेतों में अवेलेबल करा दिया ना, फर्टिलाइजर अवेलेबल करा दिया, इंडिगो करें आप, जूट को उगाएं। तो इस तरीके से उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भारत में करना शुरू कर दिया था क्योंकि इनको यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा था। These products are used only for export purposes। और वो सारा जो कर रहे हैं ब्रिटिश बेसिकली क्या कर रहे हैं, पैसा भारत में तो मिलेगा नहीं उनको, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ से जितना भी क्रॉपिंग होगी, ग्रोथ होगी, वो सारा ग्रोथ क्या कर लेंगे, उनको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मेनली जो भारत में काम हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारा भारत के लिए नहीं है। बेसिकली यहाँ से रिसोर्सेज यूज़ किया और रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद उनको वापस एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर भेज दिया। मैं प्रॉफिट की बात कर ली, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में इंडियन बिजनेसमैन बिगैन सिटिंग अप इंडस्ट्री। इसके जो इंडियन बिजनेसमैन है, अभी हमने बात की थी हुक्मचंद्र की, टाटा की, है ना, जो हैं उनकी बात की थी। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्टेबल कर दी। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, शिपिंग मिल्स वर यूज्ड टू हैंडलूम वेवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्ट टू चाइना। अब लोग बात क्या कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, जो कपड़ा है उनको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो धागा है उनको बना रहे हैं और वो सारा चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। When the स्वदेशी मूवमेंट gained support, nationalist boycott foreign cloth। जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, गांधी जी ने जो स्वदेशी मूवमेंट चालू किया था, तो उस इसमें स्वदेशी मूवमेंट में क्या करते हैं, इन लोगों को सहायता मिलती है। किन लोगों को सहायता मिलती है, इंडियन फैक्ट्रीज वाले लोगों को फायदा मिलता है इसमें। नेशनलिज्म बायकॉट फॉरेन क्लॉथ्स, और उन्होंने क्या किया कि जो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी क्या करो, बाहर भेजो, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
Now, from 1906, Indian yarn exporter to China declined since produce from Chinese and Japanese mills floated to Chinese market. धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंडियन मार्केट जो है वो बहुत लंबी तरीके से फैलने लग जाता है, और चाइना का मार्केट वो चाइना में चल रहा है, चाइना का वहाँ पे चाइनीज़ और जापानीज़ जो मार्केट है वो बहुत ही ह्यूज लेवल पर जो है चाइना में एक्सपोर्ट होने लग जाता है। यानी कि हम कहें कि वहाँ पे एक तरीके से जो रिक्वायर्ड है चाइना की वो चाइना पूरी कर रहे हैं, जापान पूरी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को एक अलग मार्केट मिल गया, इंडिया खुद का मार्केट मिल गया था ना। टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लोली, जो इंडस्ट्री होती है उसकी ग्रोथ बहुत स्लोली हो जाती है। द वार कंप्लीटली चेंज द वर्ल्ड सिनेरियो, जो वार है पूरा माहौल चेंज कर देती है। एंड इंडियन मिल्स टुक एडवांटेज टू सिचुएशंस, दे हैड वास्ट मार्केट टू सप्लाई वार नीड्स, और इसके लिए जो इंडियन मार्केट है वो क्या करता है, जो उनको बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर की जो सामान है उन सामानों को प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए ब्रिटिशर्स तो कर ही रहे हैं, वार चल ही रहे हैं, वार का अंत वही है। अब अगर वार का अंत हो गया है तो अब वार की ज़रूरत पड़ेगी, क्या पता कल फिर वार हो जाए, तो इसके लिए जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी ज़रूरी थी। एक राष्ट्र को क्या करना होता है कि वार हो या नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें होती है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कल का वार क्या हो जाए पता नहीं, भारत पे पाकिस्तान आक्रमण कर ले या तो चीज़ें तो रेडी रखनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा फिर हम नींद से जागेंगे और जागने के बाद हम वापस जो है प्रोड्यूस करना लगेंगे, तब तक तो सारा खत्म हो जाएगा माहौल ही। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं वो एडवांस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसी समय पर क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जैसे खत्म होने लगता है, खत्म होने की कगार पे आने लगता है या चल रहा होता है, तीनों सिनेरियो में हम बात करें तो इंडियन मार्केट को क्या एडवांटेज मिल गई कि अब उन्हें सामान बनाना है। किसका सामान बनाना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग जितना भी सामान है, सैनिकों के लिए है, जो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए हैं, तो उनको सारी चीज़ें उनको बनानी है। जैसे हम मैं बात करूँ जूट बैग्स की, है ना, जूट के बैग यानी कि जो बारूद गोला रखते हैं पीछे, तो उनके लिए। फिर क्लॉथ फ्रॉम आर्मी यूनिफॉर्म, अब आर्मी वाले को यूनिफॉर्म ताकि पहचान पाए कि वो दूसरी कंट्री की है, ये दूसरी कंट्री की है, तो ज़रूरी है कि आर्मी की यूनिफॉर्म हो। टेंट्स एंड लेदर बूट्स, जो टेंट है उनके लिए, कहाँ वो रह रहे हैं सभी के, लेदर बूट्स यानी कि जो घुटनों तो पहने जाते थे लंबे लंबे बूट्स, उनके लिए। हॉर्स एंड म्यूल सेडल्स एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स, जो घोड़े हैं उनके लिए चमड़े का सामान रखना, जो घोड़े पर बैठने के लिए, जो खच्चर हैं उन पर सामान लाद के लेके जाने के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाना, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बूम्ड ओवर द ईयर, इस साल में इंडस्ट्री की जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री जो है बड़ी ही फास्ट ग्रोइंग करती है, में बूम्ड होती है। एंड आफ्टर द वार मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, और इसके साथ में ही जो मैनचेस्टर है वो कभी भी इंडियन मार्केट में वापस उस तरीके का अपना दबदबा नहीं बना पाया था जैसे कि पहले बना पाया था, क्योंकि इंडियन मार्केट में उस समय तो ज़रूरी था, आप मैनचेस्टर वगैरह कोई नहीं देख रहा है, उस समय ये जरूरी था कि बस सामान चाहिए, आप कहीं से भी लाओ लेकिन सामान लाओ, बस इंडियन मार्केट में खुद वो इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारी बन चुकी थी, तो अब ये चाह रहे थे कि अब ये सामान हमें चाहिए, और सामान जाने के साथ में भले ही मैनचेस्टर बनाओ, भले ही आप इंडिया वाला बनाओ, कोई भी बनाओ, लेकिन हमें वॉर में सामान यूज़ होने वाले हैं वो सारा हमें चाहिए। तो ये अब इंडिया वालों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैनचेस्टर कभी वापस आ ही नहीं पाया यहाँ पे। मैनचेस्टर जो है वो जो चीज़ें बनाता था यहाँ पे वो वापस कभी रिटर्न ही नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और अब लोग बात क्या करेंगे हम आगे देखते हैं ना। अब देखते हैं स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यूड टू प्रीडोमिनेट द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब जो छोटे उद्योग हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, वो छोटे लोग उद्योग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना सिनेरियो बदल चुका है, लोगों को ज़रूरतें होने के साथ में अब छोटी छोटी जो कारगरें हैं, मतलब जो पहले बहुत ही बर्बाद लेवल पर हो चुकी थी, अब वो वापस ग्रो करने लग रही है, धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। तो ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। जो लोग थे वो क्या, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं उसमें काम कर रहे थे, बाकी बाहर का ये विशेष तरह के काम नहीं कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शंस एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे वो अब लगातार बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं, आगे आएगा कि वो जो हाथ से काम करने वाले पहले छोटे छोटे उद्योग थे पहले, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आता है वैसे वो बर्बाद हो जाता है। तो इसके बाद में लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ऐसा कि जो है हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स है, जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो लगातार इंक्रीज होने लग रही है। और इंक्रीज क्यों होने लग रही है, देखिए आप देखते हैं हम। In the 20th century, handloom cloth productions expanded. It happened because of technological changes as they started adopting new technology, which helped them to improve productions without excessively pushing up costs. अब क्या हो रहा है, इन लोगों ने, जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि अपना जो एक न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया। और न्यू टेक्नोलॉजी अब ऐसा नहीं है कि लार्ज लेवल में फैक्ट्री बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छोटी मशीनें उन्होंने बना ली जो वो अफोर्ड कर पाते थे, और अफोर्ड करने के साथ में ही क्या कर लिया है, उन्होंने उन चीज़ों से काम करना शुरू कर दिया है। तो वो तो भाई अब छोटी चीज़ें हैं, बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने, कुछ छोटी सी एक मशीन वगैरह लिया है तो उनसे काम करना शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या हो गया, उनको कोई विशेष कोई खर्चा नहीं हुआ, उनका खर्चा हुआ लेकिन विशेष कोई खर्चा नहीं हुआ, और वो स्टेबल हो गए उस चीज़ के लिए। तो ये उनको क्या हो गया, एक फ़ायदा हो गया। और इंडस्ट्रियल अब वो क्या करना है, ग्रोथ करने लग गए धीरे धीरे, और ग्रोथ करने के साथ में वो चीज़ों को बनाने लग गए थे।
Certain groups of weaver were in a better position than other to survive the competition with the mill industries. जो अकेले काम कर रहे थे लोग बाग, वो ज़्यादा अच्छी पोजीशंस में थे। उनके बदौलत जो माइंस में क्या करना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे। मैंने कहा ना आपको कि भाई सीटें इतनी ही लिमिटेड है, लेकिन लोग बागों की ज़रूरत नहीं है इतनी, और लोगों पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों ने सोचा है कि हम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, हम खुद का बिजनेस शुरू कर देंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं, हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा मिल में। तो ये क्या फ़ायदा रहा उनके लिए फ़ायदा रहा। और हम यहाँ पर एक चीज़ और सीख सकते हैं कि हम नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि हम क्या करें कि खुद का बिजनेस को शुरू करने की सोचें। खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और कंपटीशन से बाहर होने के लिए हम जो एम्प्लॉयमेंट है हम खुद दूसरों को दे सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हम यहाँ से इतिहास से सीख सकते हैं कि क्या किस तरीके से जो छोटे उद्योग जो थे आज़ादी से पहले, जो 1947 से पहले जो स्थिति थी, जो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, उन लोगों ने छोटी सी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया और खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया, है ना। तो ये हम इतिहास से सीख सकते हैं। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है, जिसमें से एक ये भी है। तो कंपटीशन विद मिल्स इंडस्ट्री उनसे बेहतर कंडीशन पे थे। सम ऑफ द वीवर प्रोड्यूस्ड क्रॉसेस क्लॉथ्स वाइल अदर फाइनर वेराइटीज, है ना। सम ऑफ द वीवर्स प्रोड्यूस्ड क्रॉसेस क्लॉथ वाइल अदर फाइनर वेराइटीज। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, मोटा जो क्लॉथ है वो बनाने की कोशिश करते हैं, या खुरदरा हम कह सकते हैं। क्रॉसेस क्लॉथ यानी कि जो खुरदरा टाइप का होता है या जो मोटा होता है, जो कि पैसों में सस्ता होता है। और कुछ है जो फाइनर वेराइटीज़ यूज़ करते हैं, यानी पतला यूज़ करते हैं, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल हु कंटिन्यूज टू एक्सपेंड प्रोडक्शंस थ्रू द 20th century डिड नॉट नेसेसरी प्रॉस्पर, दे वर्कड फ्रॉम लॉन्ग हावर। उन लोगों को कोई विशेष सहायता की जरूरत नहीं थी और वो लंबे समय तक अपना काम कर सकता था। इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ में मिला लेता है। हमने इस लेसन में देखा था किस तरीके से जो उन लोगों को खत्म कर दिया जाता है और वो उनको नेसेसरी हो जाता है कि जो बच्चे हैं और सभी को, क्योंकि प्रेशराइज बना दिया। अब लगातार रखेंगे हम जो प्रोडक्शन है उसको लगातार सेलिंग रखेंगे। पहले लगातार सेलिंग नहीं थी तो उनके वुमेन्स और चिल्ड्रन को भी क्या इन्वॉल्व कर दिया था। अब ये अवेलेबल है, लेकिन उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, मतलब कुछ छोटी टेक्नोलॉजी है लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे वो काम फास्ट कर सकते हैं। बट दे वर नॉट सिंपली रेमेंट ऑफ पास टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज। लेकिन हम बात करें कि उनकी रेमेंट यानी कि उनके उस तरीके से जो नहीं थे स्थिति जैसे कि पहले थे। अभी बात कर रहा था मैं, जैसे कि जो एज ऑफ फैक्ट्रीज आई थी उस समय उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, है ना। उनको प्रेशराइज था, काम करना ही करना है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके जो फैक्ट्री उनकी जो खुद का बिजनेस है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब उनकी स्थिति नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती, थोड़ी बदल रही है, थोड़ी अच्छी हो रही है। देयर लाइफ एंड लेबर वर इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस। उनके जो जीवन है, उनका जो मेहनत है, उनकी जो लेबर है अब परिवर्तित हो रही है किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशंस में। चाहे छोटा भी हो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशंस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कुल मिलाकर, कि हम क्या करें, आधुनिकीकरण का युग करें। और ये लोग क्या कर रहे हैं, छोटी सी ही मशीन यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, आधुनिकीकरण का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें एक छोटा सा सिनेरियो था। अब देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं कि ये जो लोग हैं मार्केट ख़त्म नहीं कर सकते थे उस समय। ब्रिटिशर्स के पास में ये दिक्कतें थी कि बहुत सारी जगह ऐसा काम होता था जो महीन काम होता था, बिल्कुल बारीक काम होता था, वो मशीनें नहीं कर पाती थी, जो लोगों के हाथों से ही करना पड़ता था और जो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था। लोगों की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा थी तो वो सारा लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाते, इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका एक माइनस पॉइंट था, इसलिए ये यहाँ पे क्या प्रॉफिट में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अब देखते हैं मार्केट फॉर गुड्स है। मार्केट फॉर गुड्स, जब भी कभी हम नई चीज़ें बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्या, ज़्यादा ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। जब तक हम पब्लिसिटी नहीं करेंगे किसी चीज़ की, हमारा कोई पब्लिसिटी ही नहीं होगी किसी से भी रिगार्डिंग, तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन लोगों की नज़रों में नहीं आएगा, और लोगों की नज़रों में नहीं आएगा तो वो चीज़ बिकेगी नहीं। जो आज हम देखते हैं, जो आज हम क्या देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में हम देखते हैं, कहीं हम थिएटर में देखते हैं, कहीं वॉल पे देखते हैं, कहीं रास्ते में चलते हुए कहीं स्टिकर्स देखते हैं, कहीं हम बॉर्डर देखते हैं, या हम देखें कहीं चार्ट देखते हैं, तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट है किसी कंपनी का। पोस्टर देखते हैं, ये सब क्या है, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, ताकि वो अचीव कर पाए, लोग देखें उससे, उनकी कंपनी के बारे में उन्हें पता चले, उनकी पब्लिसिटी हो तो लोगों को पता चले कि हाँ ये नया प्रोडक्ट हमारे जो है सिटी में आया है, तो इसलिए लोग क्या पहचान पाए उस चीज़ को, वो अपनी रीच कर सकें, इसलिए जो है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ठीक, मार्केट्स फॉर गुड। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है ना। जब ब्रिटिश भारत आए हैं तब से एडवर्टाइजमेंट उनका करना जरूरी हो गया था। When new products are produced, advertisement help people to make produce appear desirable and necessary. जब कभी भी नया प्रोडक्ट शुरू किया जाता था, बनाया जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उस पर एडवर्टाइजमेंट की जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। They try to shape the mind of people and create new needs. उसके साथ में ही जो लोग हैं उनका माइंडसेट वो चेंज करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो आपको ज़रूरी है लेना। जैसे क्या देखिए, ये एक साबुन का है, बेबी पाउडर का है,
है ना, कीप्स बेबी वेल, हाँ वाटर ग्रेप शायद बेबी पाउडर का है, तो उस पर कान्हा जी का बना दिया। और ये फिर ये ऐसा पब्लिसिटी करते थे कि कृष्ण भगवान स्वयं चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है कृष्ण भगवान जैसा हो, और ये पाउडर उस पर यूज़ किया जाए। जैसे कि अगरबत्ती है, तो ये क्या करते हैं, अगरबत्ती पर जो सोप्स हैं, जब लक्ष्मी जी का बना दिया कि भगवान खुद चाहते हैं कि आप हमारा यूज़ करें इसमें, तो इस तरीके से, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मैं बताऊंगा क्या, इन लोगों ने क्या किया, अभी बताता हूँ। इन लोगों ने क्या किया कि कैलेंडर बनाना शुरू कर दिया। और कैलेंडर बनाना शुरू कर दिया तो देखिए, एक तो कोई प्रोडक्ट है जो अभी लेके आया है, और लेके आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि बनाया, यूज़ किया, फिर उसको डाल दिया। तो ये अब इन्होंने क्या आइडिया लगाया, कैलेंडर। और ये कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम आज यूज़ करते हैं, वो ब्रिटिशर्स की देन है, उस समय से यूज़ कर रहे हैं। और उस समय क्या है कि कैलेंडर पे उनका पोस्टर एडवर्टाइज लगा देते थे, ताकि वो 12 ही महीने उनके दिमाग में रहता था कि ये इसकी कंपनी है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो आज हम देखें, आज भी वो वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। राजस्थान पत्रिका का आता है, दैनिक भास्कर का आता है, या किसी भी चीज़ का आता है, किसी भी फैक्ट्रीज का आता हो, पर्टिकुलर किसी का नहीं, है ना, किसी भी चीज़ का आता हो, उन पर किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट ऊपर लिखा हुआ होता है, और वो अपनी पब्लिसिटी करना होता है, ताकि क्या आता है कि वो चेंज करता रहे, तब भी उसकी नज़रों में रहे कि ये पत्रिका, ये मेरे यहाँ से आया, ये मेरा यहाँ से आया। कोई 2 लोग और देखें उसका, तो ये 2 लोग पता चले कि ये चीज़ मेरी यहाँ से आई है। They tried to shape, create needs. Today we are surrounded by advertisement which appear in newspaper. आज जो हम अपने आसपास जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे वह न्यूज़पेपर में हो, किसी मैगजीन्स में हो, किसी होर्डिंग पर लगा हुआ हो, किसी स्ट्रीट वॉल्स पर लगा हुआ हो, या हम किसी टेलीविजन पर भी देखें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है, जब इंडस्ट्री शुरुआती होती है। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द मार्केट ऑफ द प्रोड्यूस एज द शेपिंग न्यू कंज्यूमर कल्चर। ये मार्केटिंग करना क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में शुरू हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है कि जो नए कस्टमर है, जो कंज्यूमर है नए, वो अपनी तरफ खींचने की, कंपनी की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे उसका प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलीज पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ्स बंडल्स द मार्क द क्वालिटी। जो मैनचेस्टर है उसमें जो क्या लिखा हुआ था, देखिए आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन बायर शो मेड इन मैनचेस्टर, क्या चीज़ है, जब बायर ये देख लेता है कि यहाँ इस पे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर किसी भी चीज़ पे, तो वो निश्चिंत हो जाता था। वेयर द बोल्ड ऑन द लेबल दे वर एक्सपेंस्ड टू फील कॉन्फिडेंस अबाउट बाइंग द क्लॉथ। जब उस पर यह दिख जाता था कि मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ है, जो मैनचेस्टर से चीज़ें आती थी उस पर यह लिखा होता था कि मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ है, तो क्या करते थे कि वो निश्चिंत हो जाते थे उस चीज़ से कि हाँ भाई ये मैनचेस्टर की है, और ये चीज़ क्या है, अच्छी है ना, बेटर क्वालिटी की है। तो वो खरीदने में संकोच नहीं कर पाते थे, ये चीज़ किसकी बनी हुई है, क्या है। तो ये क्या, ये एक पब्लिसिटी करने का तरीका है, ये मैनचेस्टर का है, भले वो इंडिया में बना हो या कहीं पे, बस ये सील लगा दी, हाईलाइट कर दिया मेड इन मैनचेस्टर, है ना। और उसके साथ में क्या करते थे, बाइंग द क्लॉथ, फिर some of the labels were made the image and they were beautiful craft। और उसके साथ में ही जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाते हैं, जैसे कि देखो ये तस्वीर लगा रखी है, ये तस्वीर लगा रखी है, ये तो इंडिगो प्लांटेशंस की है ना, तो ये तस्वीरें, इस तरीके की तस्वीरें उन्होंने लगा दी, जिससे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, खींचने की कोशिश करते थे लोगों को। इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स, जैसे कि भगवान के और देवी देवताओं के, गॉडेज अपेयर्ड ऑन द दीज लेबल्स, जैसे कि भगवान के चित्र और देवियों के चित्र इस पर लगाए जाते थे इंडिया के, क्योंकि वो जानते थे इंडिया के जो लोग हैं हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ से खरीद सकते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं वो किस में हमारी चीज़ों में जो अट्रैक्ट हो सकते हैं वो लोग जानते थे। प्रिंटिंग कैलेंडर वेयर स्टार्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग द पॉपुलरीज देयर प्रोडक्ट्स। जो ये क्या है कि इंडस्ट्री जो साल के शुरुआत में ही अपना जो कैलेंडर है वो शुरुआत कर देते थे, और कैलेंडर वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इन दिस कैलेंडर फिगर्स ऑफ गॉड्स वर यूज्ड बाय द सेल न्यू प्रोडक्ट्स। और इसके साथ में ही क्या भगवान के जो है फोटो उस पर लगा दिए जाते थे, ताकि लोग पूजा के लिए भी रख दें वहाँ पे और दोनों काम हो जाए। तो ये क्या करते थे, उसमें जो सामान है नया नया उसमें सेल करने के लिए ये सारी चीज़ें लगा देते थे। लेटर एडवर्टाइजमेंट बिकम व्हीकल फ्रॉम द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। और लेकिन लास्ट में जो ये मैनचेस्टर ने लोगों ने जो ये बनाया है, उन सारे लोगों ने ही क्या किया है, जो ये एडवर्टाइजमेंट का जो सिनेरियो बनाया है वही स्वदेशी में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। और काम आने के साथ में ही ये सभी जो है नेशनली स्वदेशी की भावना का डेवलप करता है कि अब ये जो चीज़ें हैं हमें अब स्वदेशी अपनाना है। और ये सारे लोग जो हैं, ये मैनचेस्टर वाले ने आइडिया दिया था कि ये भारत में इस तरीके का सीनरी बनाना है, लेकिन जो राष्ट्रीय लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने इस तरीके का बना के मेड इन इंडिया बना लिया, मेक इन इंडिया बना लिया। और इसके साथ में ही लोगों को प्रेरित किया कि हाँ भारत की चीज़ें हैं वही खरीदना ज़्यादा जरूरी है, जो नेशनलिज्म में उन्होंने लास्ट में हेल्प की, है ना। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और सिंपल सा लेसन है, 1-2 बार पढ़ना, बहुत ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, और नोट्स वैसे आपको मिल ही जाएंगे, है ना। होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा लेसन है, सिंपल लेसन है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है इसमें। 1-2 बार देखिए वीडियो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से देखिए आप, तो वैसे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी इस लेसन के जो नोट्स हैं वीडियो के साथ में ही कोशिश करूँगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ, और आप इंस्टाग्राम पे कुछ विशेष जो सूचनाएं होती है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे आप बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो आने वाला है 10th क्लास से रिगार्डिंग, या आप जिस भी क्लास में हैं, आप जिस भी क्लास में देख रहे होंगे, मोस्टली तो 10th क्लास का वीडियो 10th क्लास के देख रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ने में रुचि रखते हैं वो सारे वीडियो देखते ही हैं,
तो इस हिसाब से आप जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, ताकि जो नया वीडियो आने वाला है वो भी आपको पता चल जाए, है ना। आई होप लेसन अच्छा लगा हो आपको, लेसन अच्छा लगा हो और लेक्चर भी अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।